मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का अपने सेकंड चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए आज क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कई सारे मॉडल पढ़े थे, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटम जो क्वांटम मॉडल होता है परमाणु का, ठीक है, उसका विकास कैसे होगा। फिर क्वांटम मॉडल पढ़ा और फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वांटम संख्या आखिर होती क्या है। तो क्वांटम संख्या मोस्टली अपन चार प्रकार से पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस सब के बारे में डिटेल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूरे के पूरे 5 से 6 नंबर का आ जाता है। मतलब सबसे बड़े क्वेश्चन में यही आता है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इसके प्रकारों को समझाइए। और जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें इससे संबंधित 20-20 से क्वेश्चन आते हैं, तो उस सब को हम देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या से। तो क्वांटम संख्या किसे कहेंगे अपन, तो इसके एक डेफिनेशन बना लेते हैं अपन सिंपल सा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे है, कॉमा ऊर्जा, कॉमा ऑर्बिटल का प्रकार, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, प्रकार, आकार और दिशा, ठीक है। 6 चीज क्या क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऑर्बिटल का प्रकार, आकार और दिशा, ये 5 चीज, ठीक है, का पता लगाने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें, जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया किस प्रकार से इनका डेफिनेशन होगा कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, इन चीजों को, और ऑर्बिटल का प्रकार, आकार और दिशा, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए जिन 4 संख्याओं का हम इस्तेमाल करेंगे उन 4 संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये संख्या कौन कौन सी, मतलब इनके प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला प्रकार, पहला कहते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर होता है एक चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इनको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या को अपन कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये इनके इंग्लिश में नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, यदि हम देखेंगे अब इसमें कि इनको हम किससे दर्शाते हैं, इनके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे अपन स्मॉल n का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या के लिए, द्विगुणित के लिए स्मॉल l का, चुंबकीय के लिए स्मॉल m का, चक्रण के लिए स्मॉल s का, पूरा स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो ये होता है क्वांटम संख्या और ये उनके प्रकार। अब हम एक एक करके सभी प्रकारों का डीलिंग देखते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है और उसकी ऊर्जा कितनी है,
इसका पता लगाने के लिए हम जिस क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो लिखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए ऊर्जा का पता लगाने के लिए जिस क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन। इसमें कुछ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखना किस प्रकार से, मान लेते हुए नाभिक है, एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी। तो फर्स्ट वाला K, सेकंड वाला L, थर्ड वाला M, फोर्थ वाला N, बोर में पढ़े थे, बोर मॉडल में। तो इन्हीं चीज बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ किस कक्षा पे है, उसकी स्थिति, इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसमें से। अब इस कक्षा में ऊर्जा ज्यादा होती है, इसमें ऊर्जा कम, इसमें ऊर्जा कम, इसमें ऊर्जा और कम। मतलब दूर जाएंगे जैसे जैसे नाभिक से कक्षा तो ऊर्जा कम होती जाती है। तो जब स्थिति बताएगा कि मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो हमको उसकी स्थिति पता चल गई और उसकी क्या पता चल गई, ऊर्जा पता चल गई। ठीक है, तो इसका मान n इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, n इक्वल टू 1 या k, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, k या l या m या n हो सकता है। मेन तो ये है अपना कि n की वैल्यू 1 2 3 4 डैश और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो n के ये मान होते हैं। ठीक है, n1 मतलब ये n1, ये n2, ये n3 और ये n4 इस प्रकार से और भी होते हैं। समझने के लिए इतना काफी है। तो ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब ये बता देगा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता चल जाएगी उसकी ऊर्जा कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या, मतलब इजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, मुख्य क्वांटम संख्या में एक चीज हम और देखते हैं कि जो बताता है कि ये जो नाभिक और ये इस प्रकार से कक्षा बना हुआ है, तो किसी एक कक्षा में, मतलब जो हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इनको कक्षा कहते हैं या कोष कह लो, ठीक है, या ऊर्जा स्तर कह लो। ये तो हम लोगों ने उसी में पढ़ लिया था, बोर में ही पढ़ लिया था कि कक्षा कहते हैं K11 को। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका पता भी मुख्य क्वांटम संख्या से पता चलता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर 2n² होती है। कितनी? 2n² होती है। कहने का मतलब यह है क्या है, पहले वाले में n का मान क्या होता है, n इक्वल टू 1, तो 1² इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, तो 2 का 2² इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, n इक्वल टू 3, तो 3² इक्वल टू 2 इंटू 9 18। ओके, इसी प्रकार से n इक्वल टू 4, तो 4² इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। कहने का मतलब ये है कि पहले वाली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
दूसरी वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी वाली कक्षा में अधिक से अधिक 18 और चौथी में अधिक से अधिक 32। उससे अधिक उसमें नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं कि दूसरे वाले में 8 से कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। ये मुख्य क्वांटम संख्या से ही हमको पता चल जाता है। 9वीं 10वीं में आप इसका यूज किए होंगे कि लिखते होंगे 2 8 1 2, जैसे लिखे सोडियम के लिए 2 8 1 इस प्रकार से। तो फर्स्ट में 2 ही क्यों लिखे, सेकंड में 8 क्यों लिखे, कौन बताया? मुख्य क्वांटम संख्या से पता चल जाता है हमें इस चीज के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं द्विघ्वंसी क्वांटम संख्या। तो द्विघ्वंसी क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या से की सहायता से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह किस कक्षक में उपस्थित है। कक्षक के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जो कक्षक में अंतर पढ़ा था। तो वही देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन में। हम लिखेंगे इसमें कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन कक्षा या कोश के किस कक्षक या उपकोश में स्थित है। इस बात का पता लगाया जा सकता है। ओके, इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। l का मान n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l का मान n के मान पर निर्भर करता है। ओके, एक ये चीज इसमें, अर्थात l इक्वल टू n-1 इस प्रकार से। तो ये उप कक्षा की या उपकोश की जो हम बात कर रहे हैं वो आखिर क्या चीज है। जो हम इस प्रकार से कक्षा बनाते हैं, ये पहली कक्षा जो n इक्वल टू 1 है। अब इसमें S कक्षक भी हो सकते हैं, P भी हो सकते हैं, D भी हो सकते हैं, F भी हो सकते हैं, ये चारों हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि पहले में S बस होता है, दूसरे में SP होता है, तीसरे में SPD तीन होता है, चौथे में फिर चार हो जाते हैं। तो ये हम बताएं कि पहले वाले में इस प्रकार से कक्षक उपस्थित होते हैं, मतलब ये है कोई कक्षा। अब कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इतने बड़े एरिया में वो कहाँ पे होगा, तो इतने बड़े एरिया में वो किसी उपकोश में होगा या किसी कक्षक में होगा, कक्षक या उपकोश। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अब इसके अंदर, मतलब कक्षा की बात तो है कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, अब कक्षा के अंदर वो किस कक्षक में होगा ये कौन बताता है, ये बताएगा द्विघ्वंसी क्वांटम संख्या। ओके, तो मान इसके लिए लिख देते हैं, यदि मैं ऐसे लिखते हैं L का मान उपकोश या कक्षक का मान। ओके, L का मान यदि आपको मिलता है 0 1 2 3, तो उपकोश का मान क्या होगा, S P D और F। ये इस प्रकार से आपका एक टेबल तैयार हो जाता है। L का मान 0 1 2 3, तो S का मान S P D F इस प्रकार से। L का मान आप कैसे निकालोगे, तो आप इनको देख के निकाल सकते हो, नहीं तो आपको N का मान पता होगा। आप N की वैल्यू मान लीजिए, आप N की वैल्यू 1 रखते हो, तो 1 - 1 0, L का मान मिल गया 0। मान लो आप N की वैल्यू 2 रखते हो इसके लिए, तो 2 - 1 1 मिलेगा, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 मतलब उपकोश कक्षक का मान क्या होगा, P, मतलब वो उसके अंदर उपस्थित है, उस कक्षक के अंदर उपस्थित है। कक्षा में तो है कंफर्म, लेकिन उस कक्षा में किसके अंदर उपस्थित है, तो उस कक्षक के अंदर वो उपस्थिति में पता चल जाएगा, S के अंदर, P के अंदर, D के अंदर या F के अंदर। ठीक है, ये बताता है हमको द्विघ्वंसी क्वांटम संख्या।
ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कोष के किस कक्षक या उपकोष में स्थित है। ठीक है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन कक्षा या कोष के किस कक्षक या उपकोष में स्थित है इस बात का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा कि इस क्वांटम संख्या की सहायता से, इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन की इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव, कुछ याद आ रहा है? जीवन प्रभाव क्या लगता है किस टॉपिक में था? जीवन प्रभाव याद कीजिए। जीवन प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्टार्क प्रभाव, याद कीजिए किसमें था जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या होती है। याद है तो कमेंट में लिख दीजिए। आज देखते हैं किसी किसको पता है कि जीवन प्रभाव स्टार्क प्रभाव किसके परमाणु मॉडल में था? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर का, किसमें? ओके, तो इस क्वांटम संख्या की सहायता से, आंसर नहीं बताऊंगा इसका, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको बताऊंगा सही गलत है। ठीक है, इस क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जीवन प्रभाव तथा विद्युत क्षेत्र में रखने पर स्टार्क प्रभाव की व्याख्या होती है। ठीक है, तो ये किसी साइंटिस्ट की कमी थी कि जीवन प्रभाव स्टार्क प्रभाव की व्याख्या उसने नहीं की थी, लेकिन इस क्वांटम संख्या की सहायता से हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज और कि दूर तो की जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में और क्या बताता है? ये बताता है साथ ही साथ नहीं, साथ ही साथ ना लिख के ऐसा वर्णित करेंगे, अर्थात यह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक या उपकोष के, किसी कक्षक या उपकोष के किस उपकक्षक में स्थित है। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। ओके, L के मान पे निर्भर करेगा। तो L के मान पे m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ये सूत्र बन जाता है m इक्वल टू 2l प्लस 1। ओके, यदि हम कहना चाहें कि हमने बोला चलो ये कक्षा था, इस कक्षा के अंदर कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर उपकक्षक होते हैं, समझ रहे हैं? इसी की बात हो रही है, इसमें भी सब में, ये सब कक्षा है, सब कक्षा के अंदर कक्षक भी होते हैं s p d f। अब उसके अंदर उपकक्षक भी होते हैं। उपकक्षक कैसे, यदि कहा जाए कैसे, तो s में केवल एक बॉक्स बनता है, एक उपकक्षक, उसके अंदर p में 3 बॉक्स बनते हैं इस प्रकार से, d में ऐसे ही 5 बॉक्स बनते हैं, और f में ऐसे ही आप 7 बॉक्स बना लेंगे। कहने का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब क्या है कि s में कितने कक्षक होते हैं? s कक्षक में एक कक्षक है, p में 3, d में 5, f में 7, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है,
तो अब इनके लिए m बताएगा कि वो किस उपकक्षक में स्थित है, मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बता, सॉरी मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगा, किस कक्षक में उपस्थित, कक्षा में उपस्थित है, बता दिया ठीक। एल क्या बताएगा, किस कक्षक में है, मतलब कि एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में है, ये बताएगा द्विगुणसी वाला एल वाला। ओके, चुंबकीय क्या बताएगा, अब इस कक्षक में बता दिया कि मान लो इसमें है, तो वो इसमें है, इसमें है कि इसमें है, कौन बताएगा, एम बताएगा। इसके लिए इसमें है, इसमें है, इसमें 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 किस में है, एम बताएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो बताएगा ये एम बताएगा। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए था, चाहो तो साइड में नोट कर सकते हो। एक्चुअली में लिखना क्या है वो देखिए इसमें, तो लिखना क्या आपने इसमें, एक टेबल बना लेते हैं। हाँ, एल का मान, एम का मान और एम के मान होंगे एम का मान माइनस एल से प्लस एल तक। एन की वैल्यू 1 रखते हैं, एल के लिए 1 रखते हैं, फिर 2 रखेंगे, देन 3। अच्छा सॉरी, 0 से स्टार्ट होता है ना एल का मान, तो 0 से 0 1 2 3 0 रखेंगे। तो इस सूत्र में यदि आप 0 रखते हो तो 2 का 0 से गुणा होगा तो 0, m की वैल्यू 1, मतलब m का एक मान होगा, एक मान होगा। इसका मतलब है कि आप केवल एक बॉक्स बना सकते हो। अब एक बॉक्स बनाओगे तो आप इस स्केल को फॉलो करो, इसमें 0 होता है, इसमें -1, इसमें -2, इसमें +1, इसमें +2, फिर आगे और बढ़ता है, आगे और बढ़ता है। तो केवल एक मान होगा, मतलब हम केवल इसको चुन रहे हैं 0 वाले को, तो एक बॉक्स 0। ये किसका बता रहा है, एस वाला बता रहा है, ठीक है। m का मान यदि यहाँ 2 रखोगे आप, सॉरी 1 रखोगे, 2 1 2, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, मतलब 3 मान होगा। अब 3 मान कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप 0 के आसपास मिला के 3 मान ले लो, तो ये 3 मान मिल गए आपको, -1 0 +1, ये p के तीनों डब्बे के लिए हो सकते हैं, ठीक है। यदि आप ऐसे ही m के 2 रखोगे, 2 2 4 और 1 5, तो 5 मान होंगे। 5 मान कौन कौन से हो सकते हैं, और d के यहीं से ले लो, 0 को मिला के कुल इधर उधर दोनों साइड से 5 लेना है, -2 -1 0 +1 +2। इसी प्रकार से 3 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7, मतलब 7 मान होंगे, 7 मान होंगे। इसका मतलब ये है कि f = -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस प्रकार से 7 मान आ जाएंगे, ठीक है। जब इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो किस में है, ठीक है। तो ये था चुंबकीय क्वांटम संख्या। लास्ट हम देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, वो क्या बताता है अब आखिर जाके। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। आखिर ये चक्रण क्वांटम संख्या होता है, चक्रण मतलब घूमना एक प्रकार से, ठीक है। तो चक्रण क्वांटम संख्या होता है क्या है, थोड़ा इसका लिखते हैं इसके बारे में। यदि मैं थोड़ा थ्योरी को बताना चाहूँ इसके बारे में, तो चूंकि हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में देखा था कि यदि हम किसी स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो कई सारी छोटी छोटी पतली पतली रेखाओं में विभक्त हो जाता है। इन पतली पतली रेखाओं का जब अध्ययन करने में हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी कक्षा में भी घूमते हैं। जैसे पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका एक चक्कर पूरा होता है तो बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन। साथ ही साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमते 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 चक्कर लगाता है, मतलब अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है उसको 24 घंटे बोलते हैं, तो एक दिन होता है। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ ही साथ अपने अक्ष पे भी घूमते 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 जाता है। जैसे आप एक बचपन में गेम खेला करते थे, अभी तो कोई खेलते नहीं ज्यादा उतना, लट्टो, ठीक
है, ऐसे रस्सी से बांधते रहे, ऐसे फेंकते रहे, घुमाते रहे। तो लिट्टो गेम होता था एक तो वो घुमाते, तो उसमें क्या वो भी घूमता है और चक्कर भी लगाता है। तो वही चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के घूमने के आधार पे उसका चक्रण डिसाइड होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं लिखने में क्या लिखेंगे। तो ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं अपन। थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस दिशा में हो रहा है। यदि वह घड़ी की सुई की दिशा में होता है तो उसे दक्षिणावर्त अर्थात कह सकते हो उसे अपन क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है इस दिशा में, यदि वो घूम रहा है ऐसे घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई जैसे घूमती है तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। यदि वह घड़ी की सुई दिशा में घूमता है तो उसे दक्षिणावर्त कहते हैं, तथा यदि वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे, इसे कुछ काम नहीं यार, डालते पहले इसे अपन। हाँ, तो यदि वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे वामावर्त, आप कह सकते हैं कि इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूमा तो क्लॉकवाइज, उल्टा जा रहा है कि 12, 11, 10 ऐसे जा रहा है तो वो वामावर्त कहलाता है, जिसे अपन कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज। तो चक्रण क्वांटम संख्या किसे दर्शाते हैं? क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल s से दर्शाते हैं। और फिर दक्षिणावर्त के लिए s का मान बराबर +½ ठीक है, और वामावर्त के लिए s का मान -½ ये चीज होता है। हाफ क्यों? क्योंकि यदि किसी में 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मौजूद है, ठीक है, किसी उपकक्षक में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उपकक्षक में। ठीक है, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुल इलेक्ट्रॉन 2। पहले की बात कर रहे हैं तो 1/2, दूसरी की बात भी करेंगे तो संख्या एक ही है तो भी 1/2, 1/2 तो होगा। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ये होता है चक्रण क्वांटम संख्या। इस प्रकार क्वांटम जो मॉडल था, ठीक है, परमाणु का, इससे हमको बहुत सारी चीज जानने मिलती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कहाँ व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से गति करते हैं, कैसे उनकी ऊर्जा होती है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, अबॉव का नियम क्या होता है, पॉली का नियम क्या होता है, ये सब चीजों को अपन। ठीक है, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।